हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। आईजेसओ का चैप्टर हमारा चल रहा था रेस्पिरेशन, उसका पार्ट 4 है ये। पार्ट 3 तक हम डिस्कस कर चुके थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। आज उन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। कुछ पार्ट्स आज हम डिटेल में देखेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला पार्ट देखो, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, हमें एयर का इनटेक करना होता है। क्या करना होता है? एयर का इनटेक। भाई हमारे अंदर एयर जाएगी ना, तो फॉर दैट वी हैव ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे पहला पार्ट है नॉस्ट्रिल्स। जो मैं बता रहा था कि एयर का क्या करना होता है, हमें इनटेक करना होता है। अब एयर के इनटेक के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? नॉस्ट्रिल्स या फिर एक्सटर्नल नेयर्स। नॉस्ट्रिल्स यानी हमारे नाक के जो ये स्लिट्स है ना, नोज के जो स्लिट्स है, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। अब ये क्या है? एक ओपनिंग है फॉर इनटेक ऑफ एयर। मेरे को एक बात बताओ, जैसे फूड के इनटेक के लिए ये जो माउथ है आपका, वो एक ओपनिंग है ना, उसी तरीके से एयर के इनटेक के लिए आपके पास नॉस्ट्रिल्स क्या है? ओपनिंग है। अब इसकी दूसरी चीज, दे हैव डायरेनियस कंडीशन। डायरेनियस कंडीशन होती है, इसका मतलब दो स्लिट्स प्रेजेंट होती है एंड दोस टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय ईच अदर थ्रू अ सेप्टम। देखो दो स्लिट्स प्रेजेंट है और दोनों स्लिट्स आपस में क्या है? सेपरेटेड है थ्रू अ सेप्टम। एक सेप्टम के थ्रू ये दोनों स्लिट सेपरेटेड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेनियस कंडीशन। पहली चीज तो हो गई नॉस्ट्रिल्स फॉर इनटेक ऑफ एयर, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं हम नीजल चेंबर की, या फिर नीजल कैविटी भी इसे बोल लो। जैसे आपने फूड खाया था, तो फूड खाने के बाद वो कहाँ जाता है? हमारी बकल कैविटी में। वैसे ही जब आप एयर को इनटेक करते हैं हम आपकी नॉस्ट्रिल से, ये ओपनिंग को ही नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस नॉस्ट्रिल से जब आप एयर को इनटेक करेंगे तो एयर कहाँ जाएगी? आपके नीजल चेंबर में। अब नीजल चेंबर ऐसा नहीं है कि यहां जाने के बाद पूरा एक हो गया, ये ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? Two large nasal chambers are present over the palate separated by nasal septum। मतलब ये सेप्टम आ गया, ये भी सेपरेटेड रहता है। ये हमारी पैलेट है, रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट, ये हमें पता है। तो इस पैलेट के ऊपर दो नेजल चेंबर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, और वो सेपरेशन कौन करता है? नेजल सेप्टम करता है। एक और सेप्टम, एक और सेपरेशन प्रेजेंट होता है हमारे पैलेट के ऊपर, जो कि नेजल चेंबर को एक नेजल चेंबर को दूसरे नेजल चेंबर से सेपरेट आउट करता है। अब ईच नेजल चेंबर हैज 3 पार्ट्स। जो हमारा नेजल चेंबर है या नेजल कैविटी, उसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो पहला पार्ट से हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन। क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूलर रीजन, ये वेस्टिब्यूलर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होगा। सीलिया और म्यूकस का क्या काम आ रहा है? भाई सीलिया और म्यूकस क्या करता है ना बच्चा, अच्छा यहाँ पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया, म्यूकस, हेयर्स बेसिकली क्या करते हैं? हम जब एयर को इनटेक करते हैं तो बहुत सारी इंप्योरिटीज, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह भी हमारे एयर के अंदर हमारे साथ साथ हमारे नेजल पैसेज में आ जाते हैं। तो ये म्यूकस क्या करता है? उन्हें रोकने का काम करता है, उन पैथोजेंस को, उन बैक्टीरियाज को रोकने का काम करता है, उन माइक्रोब्स को रोकने का काम करता है। और सीलिया क्या करता है? उन्हें वापस से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ये फिल्टर आउट कर रहे हैं, मतलब उन्हें हमारे नीजल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे लंग्स तक जाने से उन इंप्योरिटीज को रोक रहे हैं। साथ के साथ प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डस्ट। यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी हम एयर को इनटेक करते हैं तो हमें पता है कि साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे नीजल चेंबर में आ जाते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो है ना, उन्हें बिल्कुल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लंग्स तक जाने से रोकने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को आने नहीं देंगे। तो वर्क्स एज फिल्ट्रेशन कंपार्टमेंट। तो जो वेस्टिबुलर रीजन रहता है, ये वेस्टिबुलर पार्ट रहता है, वो क्या करता है? एक फिल्ट्रेशन कंपार्टमेंट की तरह काम करता है। मतलब ये क्या करता है? चीजों को, उस एयर को फिल्टर आउट कर देगा, उसमें से इंप्योरिटीज निकाल देगा, लाइक डस्ट, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, है ना। ओके, तो पहला पार्ट हो गया वेस्टिबुलर पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी रीजन। अब रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होता है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम एंड वेस्क्यूलर एपिथेलियम। मुझे एक चीज बताओ, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मैंने बोला था म्यूकस प्रेजेंट है, तो वो म्यूकस को सीक्रेट करने में कौन काम आ रहा है? हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम काम आ रहा है। ग्लैंड्स है ना, तो क्या करेंगी? कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेंगी। तो म्यूकस को सीक्रेट करने में ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम काम आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर वेस्क्यूलर एपिथेलियम प्रेजेंट है। अब वेस्क्यूलर का मतलब ही है कि ब्लड सप्लाई होगी, क्योंकि वेस्क्यूलर है।
तो रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। और ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो जो भी अच्छा, तो फिर वहां पर अगर वेस्कुलर एपिथेलियम है तो ब्लड सप्लाई कैसी होगी, रिच होगी। और अगर रिच ब्लड सप्लाई होगी तो क्या होगा, वो हमारे नीजल चेंबर के टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। इस वजह से जब हम एयर का इनटेक करेंगे तो वो एयर को क्या कर देगा, वार्म कर देगा, कंडीशनड कर देगा। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर एयर, इट एक्ट्स एज एयर कंडीशनर। यहाँ पर एक टर्म लिख रही है एयर कंडीशनर, मतलब एयर को कंडीशन कर देगा। कंडीशन कैसे, हम एयर को अंदर लेंगे, वेस्क्यूलर एपिथेलियम है तो उसने वहां पर ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है तो वहां पर क्या हो रहा है, नेजल चेंबर का जो भी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो रहा है। टेम्परेचर रेगुलेट होने की वजह से जब भी हमने एयर का क्या करा, इनटेक करा, तो नेजल चेंबर का टेम्परेचर भी रेगुलेटेड है ना, तो वो उस एयर को क्या कर देगा, वार्म कर देगा। और ये म्यूकस वगैरह उस एयर को मॉइस्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा, ये रीजन मॉइस्ट और वार्म कर देगा एयर को, ताकि क्या होगा, वो एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने लायक हो जाएगी, ताकि वो इजीली डिफ्यूज हो सके। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। इसका एक लास्ट पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब ऑल्फैक्टरी लोब से क्या मतलब है भाई, ऑल्फैक्टरी आपने एक टर्म सुना होगा, अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कभी आपने देखा है तो आपने ऑल्फैक्टरी टर्म सुना होगा, या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सुने होंगे। वो किसके लिए होते हैं, स्मेल के लिए होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स वही है, ये एक ऐसा रीजन है हमारी नोज का जो कि क्या रिसीव करेगा, स्मेल रिसीव करेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्मेल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स जो होते हैं ना, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वो ऑल्फैक्टरी लोब्स की वजह से। ऑल्फैक्टरी लोब्स ही ऐसा रीजन है जो क्या रिसीव कर रहा है, स्मेल रिसीव कर रहा है। अब इन सब से हटके एक बात है कि जो नीजल चेंबर है ना हमारा, उसमें 3 बोनी स्ट्रक्चर्स या 3 बोनी रिजेस प्रेजेंट होती है, बोन्स की रिजेस प्रेजेंट होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्काय या फिर टर्बिनल। 3 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, कॉन्काय या टर्बिनल उन्हें बोलेंगे, बोनी यानी बोन से बने हुए होते हैं। अब पहले का नाम है सुपीरियर कॉन्काय या फिर नेजोटर्बिनल, दूसरे का नाम है मिडिल कॉन्काय या फिर एथमोटर्बिनल, एंड तीसरे का नाम है इंफीरियर कॉन्काय या फिर मैक्सिलोटर्बिनल। अब बोन्स हैं, देखो कुछ भी नहीं, इनका याद रख लेना कि बोन्स की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तीनों के नाम मैंने बता दिए। और इनका क्या फंक्शन होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है हमारी नीजल कैविटी या नीजल चेंबर का। देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ नीजल चेंबर। नीजल चेंबर के सरफेस एरिया बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। सरफेस एरिया अगर आप अपने नीजल चेंबर का बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उससे जो एयर है जो हम इनटेक कर रहे हैं वो अच्छे से मॉइस्ट हो पाएगी, अच्छे से फिल्टर हो पाएगी, है ना, अच्छे से उसका स्टरलाइजेशन हो पाएगा, अच्छे से उसका फिल्ट्रेशन हो पाएगा, अच्छे से वो वार्म हो पाएगी। तो ओवरऑल जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे ना, वो और एफिशिएंटली होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉन्काय ने क्या कर दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। फिर अब ओवरऑल फंक्शंस की बात करें हम नीजल चेंबर के, तो क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर हमने देखा, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज, इन सबको हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स तक जाने से रोक रहा है। उसके बाद कूलिंग, अच्छा वार्मिंग तो हमें समझ आ गया था कि ब्लड की सप्लाई होती है तो वार्म करता है, कूल कब करता है, तो ब्लड की सप्लाई क्या करती है, उस एयर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बेसिस पे रेगुलेट करती है। मतलब हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर है उस बेसिस पे वो एयर क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। अगर कोल्ड एयर हम इनहेल कर रहे हैं, मान लो आपने हॉट एयर इनहेल करी, तो हॉट एयर को बहुत ज्यादा, अगर आप हॉट एयर इनहेल कर रहे हो तो उसे क्या करेगा, ये कूल डाउन करेगा। क्यों, क्योंकि नेजल चेंबर का टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग रेगुलेट हो रहा है, हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वार्मिंग तो कर ही रहा था, मॉइस्टनिंग एयर को मॉइस्ट बनाएगा ताकि इजीली डिफ्यूज हो सके। और लास्टली ऑल्फैक्टरी लोब्स वाले रीजन में हम स्मेल भी कर सकते हैं। तो नीजल चेंबर के ये कुछ कुछ फंक्शंस हो गए, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड स्मेलिंग। कहीं कहीं टर्म आ जाता है स्टरलाइजेशन ऑफ एयर, तो उसका भी यही मतलब होता है कि वो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है। फिर आते हैं हमारे इंटरनल नेयर्स या फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स। भाई देखो, जैसे ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, फिर नीजल चेंबर आता है ना, वैसे ही नीजल चेंबर के एंड पार्ट पे हमारे क्या आता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स आते हैं। वो भी एक तरीके के क्या होते हैं, स्लिट्स होते हैं, जो कि एयर को नीजल चेंबर से कहां लेकर जाएंगे, लेरिंग्स तक, अच्छा फेरिंग्स तक लेकर जाएंगे। नेजल चेंबर से फेरिंग्स तक लेकर जाने के लिए भी एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है एट द एंड पार्ट ऑफ आवर नेजल चेंबर। उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। पेयर ऑफ स्लिट्स प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होता है मैं बता दूंगा।
गेट्स क्लोज्ड बाय यूवुला ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। वो जो स्लिट्स होते हैं, मान लो कि ये हमारा ये रीजन था हमारा, अब यहाँ क्या थी हमारी नेजल कैविटी थी। ये नेजल कैविटी जो है ना, जैसे यहाँ आपके नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट थे ना, इधर आपके नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट थे, वैसे ही नेजल कैविटी के एंड में भी दो स्लिट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे आपके, दो स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी, एयर को नेजल कैविटी से फेरिंग्स तक लेकर जाएगी। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हुई। उसके बाद यूवुला क्लोज कर देगा इन्हें ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। यूवुला क्या होता है भाई, आपने एक छोटी सी बेल की तरह, एक घंटी की तरह स्ट्रक्चर देखा होगा आपके माउथ, जब आप ओपन करते हो बकल कैविटी पीछे की तरफ, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है कहीं, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो यूवुला होता है। और यूवुला क्या होता है, यूवुला है ना, इन इंटरनल नेयर्स को, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर देगा। कब करेगा, जब हम खाना खाएंगे, ताकि उस पैसेज से खाना वापस हमारी नाक से बाहर ना आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, इट इज द, भाई छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, 7th में आया होगा, रेस्पिरेशन तब पढ़ा होगा, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा पाथ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जहां से फूड भी होकर निकलेगा और एयर भी होकर निकलेगी। तो देख लो, बता रहा हूं मैं, ये देखो, ये माउथ है, ये ओरल कैविटी है हमारी, है ना, और ये हमारी क्या है, नेजल कैविटी। ये दोनों के बीच में कॉमन रीजन आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना, दैट कॉमन रीजन इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होते हैं, नेजोफेरिंग्स ऐसा पार्ट होता है जो कि फेरिंग्स को नेजल चेंबर से कनेक्ट कर रहा है। फेरिंग्स यहां पर नेजल चेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। तीसरा मिडल वाला पार्ट कौन सा होता है, ओरोफेरिंग्स। ओरो यानी ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। और लास्ट में जो लेरिंग्स, लेरिंग्स यानी ट्रेकिया की ओपनिंग, अच्छा ट्रेकिया का एनलार्ज्ड पार्ट, ओपनिंग नहीं, ट्रेकिया का एनलार्ज्ड पार्ट, तो ट्रेकिया का एनलार्ज्ड पार्ट जो होता है वो लेरिंग्स होता है। अब लेरिंजियोफेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स की साइड पर जो फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो फेरिंग्स का पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लेरिंजियोफेरिंग्स। लेरिंजियोफेरिंग्स ही वो पार्ट है जिससे फूड और एयर दोनों होकर निकलता है एक्चुअल में। ठीक है, तो फेरिंग्स भी हमारा पढ़ लिया हमने। इस वीडियो के लिए तो इतना ही था, बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।